students, myself Rubina Chaudhary, and today I am here with one new lecture of halogen derivatives. Student, in halogen derivatives we have already completed the classification, nomenclature, and then we have discussed about methods of preparation for alkyl halides. Now student, moving ahead, once we have completed our preparation of alkyl halides, now we are going to talk about what are the various physical properties that we can see in alkyl halide. Now students, when I am talking about alkyl halide, we are going to discuss the physical properties. So what we have seen, student, in alkyl halide we have C and we have X, that is my halogen. So we have to see what property difference does they show. So basically student, if I talk about physical properties of alkyl halide, then they are completely different from physical properties of alkane. So students, properties of alkane and properties of alkyl halides are not going to be similar. So firstly, what I am going to write down here is, student, physical property of alkyl halide, AX, student, alkyl halide is completely different from alkane. Now we are going to discuss about physical properties one by one. So the first physical property about whom I am going to discuss is the nature of CX bond. बेटा हम देखने वाले हैं कि जो आपका अल्काइल हलाइड बन रहा है उसमें जो कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है विच इज़ नोन एज अ CX बॉन्ड, उस बॉन्ड का नेचर कैसा है, वो बॉन्ड पोलार है, वो बॉन्ड नॉन पोलार है, उसके ऊपर क्या चार्जेस है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो स्टूडेंट्स, इफ़ आई टॉक अबाउट नेचर ऑफ CX बॉन्ड, तो हियर आई एम गोइंग टू सी कि सबसे पहले तो मैं अपना हैलोजन ले लेती हूँ. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट X, दैट मीन्स ईदर आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें से ही मैं किसी की बात कर रही हूँ. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हेन आई सी कार्बन, तो बेटा हमें पता है कि कार्बन में क्या होते हैं, 3 बॉन्ड होते हैं, और 4 बॉन्ड होते हैं, और वो 4 बॉन्ड किसके साथ बनाते हैं, हाइड्रोजन के साथ बना लेते हैं, तो वी कॉल इट एज अ अल्केन. बट बच्चा, अल्काइल हलाइड में क्या होता है, 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ होते हैं और चौथे बॉन्ड में आपके हाइड्रोजन ने रिप्लेस कर दिया है किसको, हैलोजन को. नाउ स्टूडेंट, व्हेन आई लुक एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो यहाँ पे आई कैन टेल यू कि आपका जो कार्बन है और जो हैलोजन है, यहाँ पे आपके कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया है और आपके हैलोजन के ऊपर पार्शियल और नेगेटिव चार्ज आ गया. स्टूडेंट, द रीज़न वाई माई कार्बन इज़ पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि मेरे कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है स्टूडेंट्स वो कम है, और वहीं पे मेरा जो हैलोजन है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है. हम पहले ही क्लास 11 में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं. तो बेटा हमने देखा है कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका हैलोजन है, वो क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ कार्बन के भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ग्रैब करेगा. तो क्योंकि वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रैब कर रहा है, हमने उसको चार्ज दे दिया है एज अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज. तो वी विल एक्सप्लेन हियर स्टूडेंट कि वाई वी हैव इंड्यूस पोलैरिटी. हमने पोलैरिटी यहाँ पे कैसे दी है, आई विल राइट डाउन. कार्बन आटम कैरीज partial positive charge, whereas halogen atom carries partial negative charge as electronegativity. बेटा En is electronegativity of halogen is more, electronegativity of halogen is more than carbon,
एंड दैट्स वाई आपका हैलोजन क्या करता है, वो उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है। तो बेटा हम यहाँ पे क्या देखेंगे, जो मेरा CX का बॉन्ड है, जो मेरा CX का बॉन्ड है उसके ऊपर मेरा कार्बन पार्शियली पॉजिटिव हो गया और मेरा हैलोजन क्या हो गया, पार्शियली नेगेटिव हो गया। मतलब बेटा यहाँ पे थोड़े से चार्जेस आ गए हैं, तो हम क्या बोलते हैं, कार्बन हैलोजन का जो बॉन्ड है अल्काइल हैलाइड में वो स्लाइटली पोलार है और इसका नेचर जो है वो पोलार कोवैलेंट बॉन्ड है। तो आई विल राइट डाउन कार्बन हैलोजन बॉन्ड in alkyl halide is polar covalent bond। बेटा ये पोलार है क्योंकि इसके ऊपर चार्जेस आ गए हैं एज पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज अ पोलार कोवैलेंट बॉन्ड एंड देयरफॉर आई कैन राइट डाउन हियर, क्योंकि इनके ऊपर चार्जेस हैं, ये मॉडरेटली पोलार बॉन्ड है, मॉडरेटली इनके ऊपर हल्के फुल्के चार्जेस हैं, तो आई विल राइट डाउन इट एज अ मॉडरेटली पोलार बॉन्ड, पोलार मॉलिक्यूल स्टूडेंट्स। तो ये मेरा मॉडरेटली क्या हो गया बेटा, पोलार मॉलिक्यूल हो गया। तो बच्चा यहाँ से मैं क्या बोल रही हूँ कि मेरा जो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड होता है उसका जो नेचर है वो कैसा है, स्लाइटली पोलार है बेटा, स्लाइटली पोलार है। अब अगर हम लोग बात करें तो वी विल टॉक अबाउट हैलोजन और फिर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। हमारे पास हैलोजन फ्लोरीन के फॉर्म में है, क्लोरीन के फॉर्म में है, ब्रोमीन के फॉर्म में है और आयोडीन के फॉर्म में है। ऑर्डर बिल्कुल ऐसा ही है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस इज माय ऑर्डर। बेटा फ्लोरीन के पास सिर्फ 2 ऑर्बिट्स होते हैं, क्लोरीन के पास नीचे जाओगे 3, 4 एंड एज वी गो डाउन द ग्रिप हमारे पास जो नंबर ऑफ शेल्स होते हैं या जो एटॉमिक साइज होती है बेटा वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो बच्चा आई विल राइट डाउन दैट कि एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम ग्रुप में डाउन जाते हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप किसके ग्रुप में बच्चा, हैलोजन के। एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन हैलोजन, size of an atom increases। एटम का जो साइज होगा बेटा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, सबसे छोटा तुम्हारा फ्लोरीन होता है और सबसे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। बेटा हम यहाँ पे एस्टेटाइन को नहीं कंसीडर कर रहे, तो आई कैन सी जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक मेरा जो साइज है वो क्या हो रहा है बच्चा, इंक्रीज हो रहा है। तो बेटा अभी स्ट्रेंथ कैसा होगा, आई टॉक अबाउट, हमें ये देखना है कि अगर कार्बन के साथ फ्लोरीन है, कार्बन के साथ क्लोरीन है, कार्बन के साथ ब्रोमीन है और कार्बन के साथ आयोडीन है, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड किसका होगा, मतलब हमें बात करनी है स्ट्रेंथ के बारे में। तो बेटा वी हैव सीन जो आपका स्ट्रेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ से। तो अगर मैं बोलूँ तो आई हैव स्टडीड इन क्लास 11 स्ट्रेंथ ऑफ एन एटम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जितना बड़ा आपका बॉन्ड लेंथ होगा उतना ही वो वीक होगा। जैसे जैसे लेंथ की साइज बढ़ती है बेटा, अगर छोटा है तो समझ लो आपका बॉन्ड छोटा है और मोटा है। आई गिव एन एग्जांपल, मेरे पास ये एक छोटा सा बॉन्ड है तो ये काफ़ी मोटा है, लेकिन जब ये बड़ा हो गया बेटा तो ये थोड़ा सा पतला हो गया, और फिर जब ये और ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो और पतला हो रहा है। तो नाउ यू टेल मी स्टूडेंट कि मैं ये मोटे वाले को ईजिली तोड़ सकती हूँ क्या? नहीं बेटा, मोटे वाले को तोड़ने में एनर्जी ज़्यादा लगेगी। मतलब अगर मैं फ्लोरीन के बॉन्ड की बात करूँ तो वो काफ़ी मोटा होता है, इट इज़ क्वाइट थिक। फिर जैसे मैं क्लोरीन की बात करती हूँ वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है और हल्का सा पतला हो गया।
फिर जब मैं ब्रोमीन की बात करूँगी वो थोड़ा और पतला हो गया, और जब मैं आयोडीन की बात करूँगी तो वो काफ़ी पतला हो गया। तो एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम ग्रुप्स में जा रहे हैं, साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रही है, और साइज ऑफ एटम इंक्रीज होने की वजह से स्ट्रेंथ जो है CX बॉन्ड का वो क्या हो रहा है बेटा, वो स्ट्रेंथ जो है वो वीक हो रहा है। तो वी विल राइट डाउन एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है बच्चा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ इसका हो जाएगा डिक्रीज। अभी बेटा इसको समझने के लिए वी विल टेक अ टेबल, और हम एक टेबल की हेल्प ले लेंगे जहाँ पे हम बॉन्ड लिखेंगे, और उसके साथ साथ हम लिखेंगे कि उसका बॉन्ड लेंथ कितना है, और साथ साथ में हम लिख देंगे कि उस बॉन्ड लेंथ को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लग रही है, जिसको हम बॉन्ड एंथैल्पी बोलते हैं, वो कितना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैंने ले लिया है CH3 विच इज़ माय मिथाइल, और उसके साथ लगा हुआ है मेरे पास फ्लोरीन। तो बेटा जब मैं मिथाइल फ्लोरीन ले रही हूँ तो बॉन्ड लेंथ सिंपली 139, बॉन्ड लेंथ कैसा है बेटा, 139 है, और इस टाइम पे इसका जो बॉन्ड एंथैल्पी होगा वो 452 होगा। अब जब मैं क्लोरीन के लिए जाऊंगी तो इट इज CH3F। अब बेटा बॉन्ड की साइज बड़ी हो रही है, तो 139 के जगह पे ये हो गया है 178, जो बॉन्ड लेंथ है बेटा वो कितना हो गया, 178। तो अब जो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी लग रही है वो एनर्जी सिर्फ है 351। नाउ मूविंग अहेड स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूँ तो बेटा यहाँ पे क्लोरीन लिखना था, ब्रोमीन आ गया, तो बॉन्ड लेंथ और थोड़ी सी बड़ी हो गई। जब बॉन्ड लेंथ और बड़ी हुई तो इट बिकेम 193 स्टूडेंट्स, और 193 जब मेरा बॉन्ड लेंथ था तो उसको तोड़ने के लिए जो बॉन्ड एंथैल्पी लग रही थी वो कितनी है, 293 है। और लास्ट में जब मेरे पास आयोडीन आया CH3I, तो उस टाइम पे मेरा जो बॉन्ड लेंथ था स्टूडेंट्स वो 214 था, दैट वाज 214, और उस टाइम पे जो मेरी बॉन्ड एंथैल्पी थी वो डिक्रीज होके 234 हो गई। तो स्टूडेंट्स व्हाट आई कैन सी, एज माई साइज ऑफ बॉन्ड लेंथ इज इंक्रीजिंग, जैसे जैसे मैं नीचे जा रही हूँ बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बॉन्ड लेंथ increases down the group, as I am going down मेरा बॉन्ड लेंथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेरी बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो रही है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रही है। तो आई कैन राइट डाउन बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंथैल्पी। तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो आपका नेचर होगा वो CH3F का होगा, और सबसे वीक किसका होगा स्टूडेंट, CH3I का होगा। तो बेटा ये हमने पहली फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी है, दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा जो CX है, मतलब जो मेरे कार्बन और हैलोजन के बीच में बॉन्ड है वो स्लाइटली पोलार है, बिकॉज कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, वहीं पे जो मेरा हैलोजन था वो कार्बन मेरा स्लाइटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव था, वहीं पे मेरा जो हैलोजन था स्टूडेंट्स वो क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिव था। क्योंकि हैलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने क्या किया, उसने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ग्रैब करना चाहा, और क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है हमने उसको क्या दे दिया, पार्शियली नेगेटिव चार्ज दे दिया। बेटा पार्शियली नेगेटिव क्या होता है, मुझे आई होप यू गाइज नो, पार्शियल नेगेटिव मतलब हाफ नेगेटिव। हाफ नेगेटिव इसलिए बेटा क्योंकि उसने पूरे इलेक्ट्रॉन को नहीं पुल किया है अपनी तरफ, या उसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से नहीं लिया है, तो क्योंकि उसने हाफ ही गलत काम किया है तो हमने उसको पार्शियल नेगेटिव चार्ज दे दिया। फिर हमने कार्बन को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्योंकि पोलैरिटी आ गई, पार्शियली पॉजिटिव हो गया एक और दूसरा पार्शियली नेगेटिव हो गया, तो उस वजह से इनको हमने क्या बोल दिया, ये पोलार मॉलिक्यूल है। तो बेटा ये बहुत
Na प्लस और माइनस का चार्ज नहीं, ये स्लाइटली पोलार है। तो मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा जो CX है वो स्लाइटली पोलार मॉलिक्यूल है। फिर अब बच्चा, जब मैंने नेचर को समझ लिया तो आगे जाके मुझे ये देखना था कि बहुत सा हमारे पास 4 हैलोजन है, तो उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग हैलोजन कौन सा होगा। तो हमने वो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ के टर्म्स में समझा। बच्चा हमने बोला जैसे जैसे मैं हैलोजन में नीचे जाती हूँ तो मेरा बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, मेरा बॉन्ड लेंथ जो है वो बॉन्ड लेंथ मेरा इंक्रीज होगा, तो उसको तोड़ना उतना ही ईजी हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी थिकनेस क्या हो रही है बच्चा, कम हो रही है, तो हम उसको ईजिली तोड़ लेंगे। तो इसी की वजह से मेरा जो सबसे स्ट्रॉन्ग CX बॉन्ड है वो CH3F का है, और जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जा रही हूँ मेरा स्ट्रेंथ क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा ये हमने अपनी पहली फिजिकल प्रॉपर्टी को डिस्कस कर लिया। अब आगे जाके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी, एंड दैट इज अ solubility. Before that students, please take screenshot so that we can move ahead. Okay students, I hope you are done. Now we are going to talk about another physical property, and that is known as a solubility. So students, when I am talking about solubility, let us try to understand whether alkyl halide is soluble or it is insoluble in water. We will be firstly talking about water. तो बेटा जब मैं alkyl halide के बारे में बात करती हूँ तो I can write down alkyl halide. My alkyl halide is slightly polar. मेरा अल्काइल हैलाइड जो है बेटा वो एक तरह से हल्का सा स्लाइटली पोलार मॉलिक्यूल है, बिकॉज अभी हमने देखा कि हमारे अल्काइल हैलाइड के ऊपर कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, वहीं पे हैलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था। बट बेटा जब हम इसको देखेंगे तो वी विल फाइंड आउट कि यहाँ पे ये जो है इनसल्यूबल इन वाटर है। इवन दो आपका अल्काइल हैलाइड जो एक पोलार मॉलिक्यूल है, इट इज़ इनसल्यूबल इन वाटर, इट इज़ इनसल्यूबल इन वाटर। बेटा जब हम लोग सल्यूबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखते हैं कि जो जैसा होता है वो उसी को डिज़ोल्व करता है, दैट मीन्स लाइक dissolves like, right students, we all know about this, ये हमने पढ़ा हुआ है। बेटा इसके बारे में मैं एक अलग से लेक्चर लूँगी। तो बच्चा अब हमने क्या देखा कि जो अगर एक पोलार मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर दूसरा पोलार मॉलिक्यूल इजीली क्या हो जाता है, सल्यूबल हो जाता है। जैसे कि अगर मैंने वाटर के अंदर NaCl डाला, दोनों पोलार है वो इजीली क्या हो जाएंगे, एक दूसरे में सल्यूबल हो जाएंगे। वहीं पे जब मैं एक वाटर के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड डालती हूँ तो वो एक दूसरे में इजी सल्यूबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो सिचुएशन है बच्चा, वो सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि आपका जो अल्काइल हैलाइड है वो स्लाइटली पोलार है, बट पोलार होने के बावजूद भी वो इनसल्यूबल है वाटर के अंदर। द रीज़न बिहाइंड दिस स्टूडेंट, बिकॉज यहाँ पे जो आपका अल्काइल हैलाइड है वो वाटर के साथ बेटा हैलोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है। तो अगर मैं अपने पास एक अल्काइल हैलाइड ले लूँ CH3X और दूसरी तरफ मैं अपना वाटर ले लूँ बच्चा, तो मेरे इन दोनों के बीच में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाता तो ये दोनों आपस में सल्यूबल हो जाते। बट बेटा यहाँ पे ये नहीं हो पा रहा है। अल्काइल हैलाइड जो है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा है, तो इट इज़ इनसल्यूबल इन वाटर। बिकॉज क्या हो रहा है यहाँ पे, इट इज़ ड्यू टू inability of alkyl halide, it is due to the inability of alkyl halide to form hydrogen bonding with water, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे हैं किसके साथ बेटा, वाटर के साथ। ये बॉन्ड नहीं बन पा रहा है एंड दिस इज बिकॉज ये इनसल्यूबल है वाटर में। जो अल्काइल हैलाइड, अगर मेरे पास एक अल्काइल हैलाइड है और मेरे पास दूसरा अल्काइल हैलाइड है, देखो बेटा
अल्काइल हलाइड और एक तरफ है वाटर, ठीक है। तो ये जो आपका बीच वाला अल्काइल हलाइड है ना, वो इसकी तरफ अट्रैक्ट करेगा, किसके तरफ, अल्काइल हलाइड की तरफ, रादर देन गोइंग टूवर्ड्स दी वाटर। मतलब जो अट्रैक्शन होता है एक अल्काइल हलाइड का दूसरे अल्काइल हलाइड से, वो कई गुना ज़्यादा है एज कंपेयर टू दी वाटर। तो स्टूडेंट, व्हाट आई एम राइटिंग इज हियर, अट्रैक्शन between alkyl halide, attraction between alkyl halide is more than that of water. So they will stick to each other, they are not going to break their bond, क्योंकि ये अल्काइल हलाइड वाटर के पास जाने की बजाय वो किसके पास रहना पसंद कर रहा है बेटा, वो एक ही अल्काइल हलाइड के पास रहना प्रेफर कर रहा है। तो दैट्स, अब अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखें तो हमने क्या देख लिया, अल्काइल हलाइड स्लाइटली पोलार है लेकिन फिर भी वो वाटर के साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहे। इसका रीज़न ये है क्योंकि अल्काइल हलाइड और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है। और दूसरा रीज़न ये है कि अल्काइल हलाइड आपस में ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। अब अगर हम लोग बात करें तो वी कैन राइट डाउन कि जो अल्काइल हलाइड होता है बच्चा, अल्काइल हलाइड जो है इज सल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, इज सल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, बेटा हमने पढ़ा है ना, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, एक पोलार मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करता है, एक नॉन पोलार मॉलिक्यूल को डिजॉल्व करता है। तो यहीं पे आपका अल्काइल हलाइड जो है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेटा इजीली क्या हो जाता है, डिजॉल्व हो जाता है। व्हेन आई एम सेइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड तो मैं बोल रही हूँ नॉन पोलार मॉलिक्यूल के बीच में ये क्या हो जाता है, ईजिली डिजॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आप ये समझ गए हो बेटा। अब आगे जाके अगर हम लोग बात करें तो वी कैन सी हियर कि अल्काइल हलाइड के साथ साथ अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अराइल हलाइड। नाउ स्टूडेंट्स, अराइल हलाइड के बारे में बात करें तो अराइल हलाइड आर ऑल्सो, ये भी बच्चा आर ऑल्सो इनसल्यूबल इन वाटर, ये भी इनसल्यूबल है किसमें, वाटर में, ये भी वाटर में डिसोसिएट नहीं होते हैं। बट अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो अल्काइल हलाइड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर, अराइल हलाइड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं बेटा वो बिल्कुल सिमिलर होंगी अल्काइल हलाइड से, अगर उसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं आया है। मतलब आपका जो अराइल हलाइड है वो बिल्कुल अल्काइल हलाइड की तरह बिहेव करेगा। तो व्हाट आई कैन राइट डाउन हियर, अराइल हलाइड शोज similar properties such as of alkyl halide। अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं until there is any functional group। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाता है बच्चा तो फंक्शनल ग्रुप आने की वजह से जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो क्या हो जाएंगी बेटा, वो चेंज हो जाएंगी। नाउ स्टूडेंट, व्हाट आई कैन सी हियर, तो यहाँ पे जो आपका अराइल हलाइड होता है वो इनसल्यूबल है वाटर में बट सल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर हम लोग वही लिख सकते हैं सल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर क्या हो जाते हैं बेटा, सल्यूबल हो जाते। तो यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें जो है वो सल्यूबिलिटी के बारे में डिस्कस कर ली है। अल्काइल हलाइड और अराइल हलाइड की प्रॉपर्टी सेम होंगी अगर कोई फंक्शनल ग्रुप बाहर से अटैच नहीं हुआ है। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है बेटा तो प्रॉपर्टीज़ विल वेरी, और वो प्रॉपर्टीज़ फिर डिपेंड करेंगी किस पे, फंक्शनल ग्रुप पे। अल्काइल हलाइड जो है वो इनसल्यूबल है वाटर में, तो उसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहा, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए नहीं बना पा रहा है क्योंकि
एक अल्काइल हलाइड का दूसरे अल्काइल हलाइड के साथ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कम्पेयर टू दी वाटर। तो अगर वाटर और अल्काइल हलाइड ऑप्शन में है तो वो वाटर के पास ना जाके बेटा किसके पास जाएगा, अल्काइल हलाइड के पास जाएगा, और इसी की वजह से इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बन पाता एंड दे आर इनसल्यूबल इन वाटर। बट एक पोलर मॉलिक्यूल हमेशा ही दूसरे पोलर मॉलिक्यूल में सल्यूबल होता है, और ये चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। तो बेटा ये रही हमारी दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी अल्काइल हलाइड की, जहाँ पे हमने डिस्कस किया है सल्यूबिलिटी के बारे में। Now student, we will move ahead and we are going to talk about boiling point. But before that, beta, please take screenshot. Okay students, I hope you are done. So now I will be discussing about my third physical property and that is known as a boiling point. तो बच्चा जब मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ ना, तो आई एम आस्किंग यू, क्या आपका ये बॉइलिंग पॉइंट जो है अल्काइल हलाइड का वो अल्केन से ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं हमारा जो थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी होगा बॉइलिंग पॉइंट। ओके बेटा, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, अल्केन का कि तुम्हारा अल्काइल हलाइड का? मतलब अगर मेरे पास CH4 है मिथेन और मेरे पास है CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, तो आउट ऑफ दिस टू स्टूडेंट्स किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो बेटा जो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ना, वो किसका होगा, वो आपके अल्काइल हलाइड का होगा। तो पहला पॉइंट जो आपको लिखना है यहाँ पे, अब ऐसा क्यों होगा बच्चा, दैट आई विल एक्सप्लेन यू, बट लेट मी राइट डाउन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हलाइड इज हायर देन अल्केन, आई होप स्टूडेंट्स ये पॉइंट है। अब दूसरा हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है बिकॉज अगर मैं हाइड्रोजन को कंपेयर करूं, देखो बेटा मेरे पास यहाँ पे चारों तरफ हाइड्रोजन 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 है और हाइड्रोजन है, और यहाँ पे मेरे पास तीन तरफ हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन को एक को रिप्लेस कर दिया है किसने, हैलोजन ने। तो बेटा जो हैलोजन आया है नो डाउट उसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है। तो क्योंकि जो रिप्लेस हुआ है उसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन से ज़्यादा है और इसी की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा, इंक्रीज हो जाता है। तो स्टूडेंट व्हाट आई कैन राइट डाउन, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होगा अगर वो बढ़ जाएगा, जैसे अगर मैंने इसी में CHH है, ओके, पहले क्लोरीन था, अब क्लोरीन की जगह पे मैं ब्रोमीन लगा रही हूँ, ठीक है बच्चा। तो क्लोरीन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास है किसका, ब्रोमीन का, तो ब्रोमीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब क्लोरीन की जगह पे मैं अगर फ्लोरीन लगा देती हूँ बच्चा, तो क्या हो जाएगा, फ्लोरीन का साइज कम है तो ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, क्लोरीन का होगा। तो व्हाट आई एम राइटिंग इज हियर स्टूडेंट, द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन एटॉमिक इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास ऑफ हैलोजन। आप जो भी हैलोजन ले रहे हो उसका एटॉमिक मास कितना है और उसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बच्चा, उस पर क्या डिपेंड करेगा, आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करेगा। तो नाउ स्टूडेंट्स मूविंग अहेड व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज बॉइलिंग पॉइंट का जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड कैसा होगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइल हैलाइड जो ऑर्डर होगा, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा Ri का, देन यू विल हैव मतलब अगर आपके पास यहाँ पे Ri है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चा वो मैक्सिमम होगा। फिर इसके बाद Rbr, देन यू विल हैव RCl एंड एट द एंड यू विल हैव Rf। वाई बच्चा, बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक साइज से। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज।
अगर एटम का साइज बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। और हमने पढ़ा है एज वी मूव डाउन द ग्रुप, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, जैसे ही हम ग्रुप के नीचे जा रहे हैं, एज वी मूव डाउन द ग्रुप, बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है बेटा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है एज एटॉमिक साइज उसकी इंक्रीज हो रही है। दैट्स ऑल स्टूडेंट, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है, सिर्फ ये एक रीज़न होता है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ हेलो अल्केन को ले लेते हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट को भी एनालाइज करते हैं। तो बेटा जब मैंने अपना ये हेलो अल्केन लिया है और मैं फिर क्या करती हूँ, इसके बॉइलिंग पॉइंट्स को भी लिखते हैं और यहाँ पे हम लोग उसका लिख देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो हमारे पास आ गया सबसे पहले CH3F, फिर आ गया CH3Cl, फिर आ गया हमारे पास CH3Br और फिर हमारे पास आ गया CH3I। ओके बच्चा, बॉइलिंग पॉइंट हमेशा साइज पे डिपेंड करती है बेटा। साइज किसका बड़ा है, आयोडीन का। तो जहाँ पे आपके आयोडीन का बॉइलिंग पॉइंट होता है समहाउ 301.5 केल्विन के अराउंड समहाउ स्टूडेंट्स, वहीं पे आपके फ्लोरीन का बॉइलिंग पॉइंट 194.6 केल्विन के अप्रॉक्स होता है और बीच में यहाँ पे आपके इसका हो गया 248 केल्विन के अराउंड और Br का होता है 276 केल्विन के अप्रॉक्स। तो बच्चा हम क्या देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ जा रही हूँ बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब स्टूडेंट्स सवाल उठता है कि अगर मैं CH3F ले रही हूँ, ओके, और मैं CH3CH2F ले रही हूँ, मतलब मेरा फंक्शनल ग्रुप सेम है बच्चा, मेरा हैलोजन सेम है, बट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो मेरे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, दैट वी विल सी। तो बच्चा वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ CH3Cl और यहाँ पे भी मैंने ले लिया CH3CH2CH2Cl। तो व्हाट आई कैन सी एज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग, बेटा मेरा क्या हो रहा है, कार्बन एटम इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चा जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज होगा, पहले आपका बॉइलिंग पॉइंट जो 248 केल्विन था, अब जब ये प्रोपाइल क्लोराइड के पास पहुंचेगा बेटा तो इट इज गोइंग समहाउ टूवर्ड्स 320 केल्विन और ये इन बिटवीन समझ लो 300 केल्विन है। ओके बच्चा, तो व्हाट आई कैन सी एज नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीजेज, अगर हैलोजन रिमेन्स सेम बच्चा और कार्बन एटम्स आर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, दैट टाइम योर बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन कार्बन एटम। तो व्हाट आई कैन राइट डाउन एज नंबर ऑफ कार्बन atom increases, as number of carbon atom increases, boiling point also increases। boiling point क्या हो जाएगा बेटा, boiling point भी increase हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आपको एक और चीज़ जो है वो कंसीडर करनी है। ओके, इसके बाद बेटा वी विल बी टॉकिंग, अगर ब्रांचिंग आ गया कंसीडरेशन में तो क्या करोगे। तो हमने देखा है कि आइसोमेरिक अल्काइल हलाइड भी होते हैं। For isomeric alkyl halide, for isomeric alkyl halide, boiling point decreases with increase in branching। बेटा I'll show you how, but let us see। क्या लिख रही हूँ मैं कि बॉइलिंग पॉइंट जो है बच्चा वो डिक्रीज हो जाएगा अगर तुम्हारा ब्रांचिंग जो है बेटा वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और इसका रीज़न जो है बिकॉज सरफेस एरिया क्या हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। हमने देखा है क्लियर रिलेशन, बॉइलिंग पॉइंट एटॉमिक साइज पे डिपेंड करता है बेटा। तो अगर तुम उसको ब्रांचिंग के फॉर्म में लिखते हो तो जैसे जैसे तुम ब्रांचिंग के फॉर्म में लिखोगे बॉइलिंग पॉइंट विल ऑटोमेटिकली डिक्रीज बिकॉज सरफेस एरिया कम हो रहा है ना, जो जगह थी हमारे पास रिएक्शन को जो उसका साइज था बच्चा वो साइज क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो वी विल टेक एन एग्जाम्पल, सबसे पहले हम ले लेते हैं CH3 CH2 CH2Br। ओके, वी हैव प्रोपाइल ब्रोमाइड और हम जो लिखते हैं बेटा इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 315 केल्विन। अब मैं अगर इसी को एक दूसरे आइसोमेरिक फॉर्म में लिखूं बच्चा, इफ आई राइट डाउन दिस इन अनदर आइसोमेरिक फॉर्म, सो आई कैन राइट डाउन इट एज
सेकेंड वे मैं इसको लिख सकती हूँ CH3, यहाँ पे मैंने लिख दिया CH2, Br मैंने यहाँ पे अपने Br को क्या करा बच्चा, अटैच कर दिया और मेरे पास आ गया CH2, आई कैन राइट डाउन दिस एज CH2 और आ गया मेरे पास CH3। राइट स्टूडेंट्स, तो जब मैं ऐसा कर रही हूँ बेटा, व्हेन आई एम डूइंग दिस व्हाट आई कैन सी कि मेरा जो सरफेस एरिया होगा, ओके स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसको ट्वाइस ले लेते हैं बिकॉज मैंने ये ऐसे बना दिया है, तो बेटा इसका जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा, क्योंकि साइज इसी सेम कंपाउंड की, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, जो फंक्शनल ग्रुप लगा है वो भी सेम है, लेकिन क्योंकि साइज छोटी हो गई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है पहले जो 375 केल्विन था अब वो 364 केल्विन हो गया बेटा। और अभी मैं थर्ड एग्जाम्पल की बात करती हूँ, सेम यहाँ पे आइसोमेरिक फॉर्म में मैं इसको लिख रही हूँ, कार्बन एक तरफ लिख दिया CH3 और मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है अपने Br को और यहाँ पे भी आ गया मेरा CH3। तो स्टूडेंट इवन दो द नंबर ऑफ कार्बन एटम रिमेन सेम, तो यहाँ पे जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 346 केल्विन हो गया है। मतलब जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है सरफेस एरिया कम हो रहा है, और क्योंकि सरफेस एरिया कम हो रहा है आपका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, जो है डिक्रीज हो रहा है। तो बेटा आज हमने जो है बच्चा 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करा है वन बाय वन। सबसे पहले हमने बात करी है नेचर ऑफ CX बॉन्ड की, जहाँ पे हमने ये देखा है कि जो हमारा अल्काइल हैलाइड होता है वो स्लाइटली पोलार होता है बिकॉज ऑफ हाई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव whereas halogen is electronegative. Now student, then we have moved on the solubility where we have seen even though ये क्या है slightly polar है but it is insoluble in water, and the reason behind there is कि ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है, इट इज़ अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दैट्स व्हाई इट इज़ इनसल्यूबल इन वाटर। एंड स्टूडेंट्स इसके साथ साथ हमने ये देखा कि अल्काइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड के बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू अल्काइल हैलाइड एंड वाटर। नाउ मूविंग अहेड वी हैव टॉक्ड अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट स्टूडेंट्स। तो हमने देखा जैसे भी किसी एटम का साइज बढ़ता है उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, और अल्काइल हैलाइड का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा अल्केन से। उसका रीज़न है अल्केन में जो आपके हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाला एटम है, मतलब जो हैलोजन है, उसने क्या करा है बच्चा, वो जो है उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका एटॉमिक साइज बड़ा है एज कंपेयर टू दैट हाइड्रोजन, एंड दैट वाज द रीजन। फिर हमने देखा कि अगर फंक्शनल ग्रुप सेम है या हैलोजन सेम है और नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस टाइम पे जो बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चा, वो बॉइलिंग पॉइंट आपका इंक्रीज होगा। एंड लास्ट हमने देखा कि अगर ब्रांचिंग का कोई सीन है, अगर आपका सेम एक ही कंपाउंड को ब्रांचिंग के फॉर्म में लिख दिया जाए, ब्रांचिंग को इंक्रीज कर दिया जाए, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। आगे जाके बेटा हम इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। हम इसके एक यूनिक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, हम ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करेंगे, हम स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, और ये सब जब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे बेटा, तो हम कैपेबल हो जाएंगे इस चैप्टर में जो जान है, मतलब इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड एग्जाम में, विच इज़ SN1 मैकेनिज्म और SN2 मैकेनिज्म, पढ़ने के लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे खुद को। तो स्टूडेंट्स हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं about optical activity. Okay students, so that's all for today. Thank you and keep watching my lectures.